नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं बीएचयू वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, रैंक बूस्टर सीरीज के इस अगले एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग रैंक बूस्टर सीरीज के अंतर्गत आप लोगों को डेली 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते हैं और उसके थ्रू आपको 5 कॉन्सेप्ट भी पढ़ा देते हैं, तो जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो उम्मीद करता हूं ये सीरीज आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। इसके साथ साथ हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर 2017, 18, 19 का डिस्कशन कर रहे हैं, वो भी आपका विद डिटेल्ड सॉल्यूशन है। तो उसके भी वीडियोस लगातार चैनल पे जाते रहते हैं, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस किए रहें। तो आज इस वीडियो में, जैसा कि आप लोग हमेशा डिमांड करते हैं सर कुछ टॉपिक वाइज क्वेश्चन लाइए, तो मैंने पहले ही कहा था कि मैं उन टॉपिकों के क्वेश्चंस आपसे जरूर डिस्कस करूंगा जिनका वेटेज बहुत ही ज्यादा है। तो उसी सिलसिले में आज मैं आपसे डिस्कशन करूंगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के 5 क्वेश्चंस का। मैंने इसके एक दो पहले वीडियो में मैंने कोऑर्डिनेशन के कुछ क्वेश्चंस ले चुका हूं, तो जो उसमें जो कॉन्सेप्ट कवर हो चुके हैं वो मैं इस पार्ट में नहीं लूंगा। मैं इसमें आपके यूनिक क्वेश्चंस लूंगा जो कि आपके अलग अलग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होंगे और जिनके क्वेश्चंस अक्सर आपको एग्जाम में दिखाई देते रहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगी और हर एक चीज को बहुत ही अच्छे से देखिएगा और हर एक कॉन्सेप्ट को जरूर सीखिएगा, नोट जरूर बना लीजिएगा, आपके लिए ही हेल्पफुल होगा। अगली बात यह है आपके लिए कि 2 बातें मैं आपको ऐड कर देता हूं, उसके बाद मैं आपके क्वेश्चंस स्टार्ट कर दूंगा। सबसे पहली बात कि जो भी मैं आपको यहां पर डिस्कशन कर रहा हूं, 5 क्वेश्चंस का जो पीडीएफ है आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वहां सोल्यूशन नहीं, बस क्वेश्चन लिखा हुआ है एज इट इज ऑप्शन के साथ। ठीक है, तो एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि बीएचयू वर्ल्ड कुछ कोर्सेज को लेकर ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि उसका जो 6th बैच है उसकी जो क्लासेज है वो 7 मार्च से स्टार्ट हो चुकी हैं। उसमें आप एडमिशन अभी भी ले सकते हैं। तो जो आने वाला संडे होगा आपके जितने लेक्चर छूटे रहेंगे वो आपको एक साथ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो जो हमारे कुछ कोर्सेज है उसमें आपका है बी आर्ट सोशल, बीएससी एग्रीकल्चर, मैथ्स, बायो, नर्सिंग और आपका बीएलएलबी, एलएलबी और उसके साथ साथ आपका सीएचएस 9th क्लास का, इतने सबके क्लासेज हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको देख के आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये मेरी 2 बातें थी। अब आइए मैं सीधा पॉइंट पे आता हूं, आपसे 5 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। देखिए, कुछ ऐसा नहीं है कि इसी 5 क्वेश्चन में, जो पहले क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे, मैक्सिमम कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे। हाँ, कुछ 1-2 कॉन्सेप्ट, 2-4 कॉन्सेप्ट बचे रहेंगे, वो भी आगे किसी न किसी वीडियो में आपके कवर हो जाएंगे, कोई छूटेगा नहीं, है मेरी गारंटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें जो हम लोग का पहला क्वेश्चन है वो आपके चैप्टर की स्टार्टिंग से है। वो क्या है आपका आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर से है। ठीक है, इसमें मैं आपको ये बता दूंगा कि आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर करते कैसे हैं और मोस्ट प्रोबेबली एक क्वेश्चन आपका यहां से दिख जाता है। तो बहुत कॉमन एग्जांपल ले रहा हूं, वो है आपका K3 FeCN का होल 6। तो एग्जाम्पल नहीं कराना था मुझे, बेसिकली बताना था कैसे हम लोग नेमिंग करते हैं। तो आइए पहले हम लोग रूल थोड़ा सा लिख और जान लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग इसमें, जब भी हमें अपना नामकरण करना होता है तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कैटायन पार्ट का नाम देते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप लिख सकते हैं फर्स्ट नेमिंग कैटायन पार्ट। ठीक है, जो भी कैटायन पार्ट हो, ठीक है, चाहे वो आपका हो सकता है कि वो कॉम्प्लेक्स आयन हो, वो कैटायन पार्ट हो, या वो कॉम्प्लेक्स आयन ना हो कैटायन पार्ट। ठीक है, उससे नहीं मतलब, लेकिन सबसे पहले आपको कैटायन पार्ट लिखना है। तो अगर इसको हम लोग अलग करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 3K+ और FeCN का होल 6 3-, क्या ऐसे ही लिखेंगे हम लोग। ठीक, तो इसका मतलब यहां पर कैटायन पार्ट क्या है, ये है K+। इसका मतलब इसका जो नाम होगा वो स्टार्ट होगा पोटेशियम से। ठीक है, बाकी आगे का देखते हैं कैसे लिखते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हम लोग कॉम्प्लेक्स की नेमिंग कैसे करते हैं। कॉम्प्लेक्स की नेमिंग के लिए आपको सबसे पहले काम क्या करना है, सबसे पहले काम क्या करना है, आपको नंबर ऑफ लिगेंड लिखना है। ठीक है, नंबर ऑफ लिगेंड कुछ इस तरीके से, जैसे मान लीजिए ट्राई है, टेट्रा है, पेंटा, हेक्सा है, मतलब 2, 3 लिगेंड, 4 लिगेंड, 6 लिगेंड कितना, जैसे यहां पर 6 है तो यहां पर क्या आ जाएगा, हेक्सा। ठीक है, हेक्सा। अब इसके बाद नंबर ऑफ लिगेंड के बाद हमें नेम ऑफ लिगेंड लिखना है, नेम ऑफ लिगेंड। अब नेम ऑफ लिगेंड में क्या हो गया आपका कि जो भी आपका लिगेंड रहेगा नाम लिख दीजिएगा, लेकिन एक चीज यहां पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपको क्या करना, मान लीजिए अगर एक लिगेंड है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर लेकिन 3-4 लिगेंड होते हैं तो हम लोग अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखते हैं। ठीक है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिख लीजिएगा यहां पर, अल्फाबेटिकली ऑर्डर।
जैसे कि मान लीजिए हेक्सा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर CN है और NH3 भी होता है। NH3 को हम लोग क्या कहते हैं, एमाइन कहते हैं। CN को क्या कहते हैं, साइनो कहते हैं। तो क्या हो जाएगा कि आपका एमाइन A से है और साइनो C से है, तो पहले हम लोग A को लिखेंगे, तो उसमें क्या लिखेंगे, मान लीजिए अगर वो 3 होता है, ये भी 3 होता, तो क्या लिखते हैं हम लोग, ट्राई एमाइन, ठीक, ट्राई एमाइन और ट्राई साइनो, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, ठीक है, ट्राई एमाइन ट्राई साइनो। याद रखिएगा, ट्राई टेट्रा का वो मत चेक करिएगा, ट्राई टेट्रा में अल्फाबेटिकली ऑर्डर नहीं देखेंगे, अल्फाबेटिकली ऑर्डर एमाइन साइनो इसमें देखेंगे, ठीक है। अच्छा, नेम ऑफ लिगेंड में भी आपको ध्यान देना पड़ता है। आप लिगेंड का क्लासिफिकेशन पढ़े होंगे कि कैटायनिक लिगेंड होता है, एनायनिक होता है, न्यूट्रल होता है। तो जैसे आपका जो एनायनिक लिगेंड होता है उसका नाम कैसे लिखते हैं आपको पता होना चाहिए, कि जैसे एनायनिक लिगेंड जितने भी होते हैं उनके इंड में अगर एट, आइड, आइट ये सब आता है, जैसे क्लोराइड, फ्लोराइड होता है ना, F-Cl-Br-, इस तरीके से ये सब क्या है, एनायनिक लिगेंड है। तो इनके नाम के आखिरी में क्या आ रहा है, आइड आ रहा है। और कोई भी एनायनिक लिगेंड हो उसके आखिरी में या तो एट आएगा, तो आइड आएगा, तो आइट आएगा। इसको आपको चेंज किस में कर देना है, एटो में, आइडो में और आइटो में, ठीक है, बस ई का ओ कर देना है। जैसे क्लोराइड है तो क्लोराइडो, ठीक, जैसे साइनाइड है, साइनाइड, साइनो या साइनाइडो कर दीजिए। लेकिन आज के समय में हम लोग जैसे मान लीजिए Cl- का है, क्लोराइड है तो इसके हिसाब से क्लोराइडो होगा, ठीक है। लेकिन आज अब हम लोग जो है इसको क्लोरो लिखते हैं, कोई गलत नहीं है, ठीक है, क्लोरो भी सही है। ऐसे आप साइनो लिख सकते हो, कोई इसमें गलत नहीं काटेगा आपका, ठीक है। और बाकी कैटायनिक लिगेंड जो होते हैं उनकी जो आखिरी नेमिंग आएगी, मतलब उनका जो सफिक्स आएगा, कैटायनिक लिगेंड की जो सफिक्स होगी वो IUM से होगी, ठीक है, IUM आना चाहिए आखिरी में आपका। जैसे मान लीजिए कि आपका नाइट्रोसोनियम, जैसे नाइट्रोसिल आयन है तो उसका नाइट्रोसिलियम आयन हो जाएगा, ठीक है। तो IUM आपको सफिक्स लगाना है, ठीक है। ये क्या है, ये सफिक्स है। अगर आपका सफिक्स एट, आइड, आइट होगा तो क्या हो जाएगा, एटो, आइडो और आइटो। सफिक्स क्या होता है, जो आखिरी में लगता है, ठीक है। प्रीफिक्स का होता है जो पहले लगता है, ठीक। और ऐसे अगर न्यूट्रल लिगेंड होता है तो न्यूट्रल लिगेंड के तो नाम पहले से फिक्स है, और कुछ बहुत फेमस है उनको जानते रहिए, जैसे NH3H2O और आपका CO कार्बोनिल, ठीक है। तो इसका हो जाता है एमाइन, इसका हो जाता है एक्वा, इसका ऐसे हो जाता है कार्बोनिल, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको लिगेंड की नेमिंग आनी चाहिए, इसके लिए आपको लिगेंड का प्रॉपर क्लासिफिकेशन आना चाहिए, ठीक है। उसमें आप अच्छे से लिगेंड को जानते रहें कि लिगेंड कैसे क्या होता है, ठीक है। उम्मीद है नोट कर लिए होंगे ना, कोई दिक्कत नहीं, पॉज करके नोट करते रहिए, रिकॉर्डेड लेक्चर है, क्या दिक्कत है आपको, ठीक है। तो नेम ऑफ लिगेंड हो गया। नेम ऑफ लिगेंड जब हम लोग लिख लेंगे, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेंट्रल एटम की नेमिंग करेंगे, ठीक है। सेंट्रल एटम की नेमिंग करने में ध्यान देना है, अगर हमारा कॉम्प्लेक्स आयन, अगर हमारा कॉम्प्लेक्स आयन कैसा हो, अगर हमारा कॉम्प्लेक्स आयन एनायनिक होता है, अगर कॉम्प्लेक्स आयन एनायनिक होगा तो जो मेटल का नेमिंग होगी वो उसके आखिरी में, मतलब कि एंडिंग विथ 8, ठीक है, 8 के साथ खत्म होगा। जैसे CO है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, कोबाल्ट लिखते हैं। लेकिन अगर एनायनिक, मतलब सॉरी, अगर आपका कॉम्प्लेक्स आयन एनायनिक है, ठीक है, एनायनिक मतलब निगेटिव चार्ज लगा है भाई, तो कोबाल्ट का नाम हम लोग लिखते हैं कोबाल्टेट। ऐसे अगर मान लीजिए Fe होता तो आयरन होता है, लेकिन हम लोग नाम क्या लिखते हैं, फेरेट। तो आखिरी में जो आपका 8 ही आना चाहिए, ठीक है, ये याद रखिएगा। जैसे थोड़ा सा ध्यान भी दीजिएगा, जैसे Ag है तो इसको अर्जेंटेट कहते हैं, Au को एरोएट कहते हैं, नहीं सब गड़बड़ कर चले आएंगे, एरोएट कहते हैं इसको, ठीक है। ये इस तरीके से कुछ होता है। और अगर आपका कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है, अगर वो कैटायनिक होगा या कॉम्प्लेक्स आयन आपका न्यूट्रल होगा, मतलब या तो पॉजिटिव चार्ज हो या तो कोई चार्ज नहीं होगा, उस केस में नाम एज इट इज लिखेगा। जैसे अगर आयरन है तो आयरन ही लिखिएगा, ठीक है। तो सेंट्रल एटम की, सेंट्रल एटम नहीं, मतलब सेंट्रल मेटल लिख लीजिए यहां पे, सेंट्रल एटम नहीं, सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल, ठीक है, ठीक। तो वो कॉम्प्लेक्स आयन कैसा होगा उस बेस पे बेसिस करेगा। और इसके बाद जो होता है आपको ब्रैकेट में क्या लिखना पड़ता है, इसके बाद आपको ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर लिखना पड़ता है कि सेंट्रल मेटल पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। जैसे यहां पर देखेंगे तो कितना आ जाएगा, x - 6 = -3, तो x = 6 - 3, x = कितना जाएगा, +3। तो रोमन में लिखना पड़ता है ऐसे, ठीक है, इस तरह आप लिख देंगे।
ठीक, तो ये था कॉम्प्लेक्स आयन की नेमिंग। कॉम्प्लेक्स आयन अगर आपका कैटायनिक है तो पहले कॉम्प्लेक्स आयन का नाम लिखेंगे, उसके बाद आपका जो भी आपका क्या कहते हैं उसको काउंटर आयन जो होगा उसका नाम लिखेगा। काउंटर आयन वही होता है जो कॉम्प्लेक्स के बाहर आयन होगा उसको काउंटर आयन कहते हैं। ठीक है, किसी एग्जांपल में आप देखेंगे यहां पर Cl3 होगा तो वो काउंटर आयन है, तो वो एनायन, इसको उसमें क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स पार्ट कैटायनिक हो जाएगा और वो एनायनिक रहेगा। तो पहले कॉम्प्लेक्स का नाम लिख लीजिएगा फिर आगे लिख दीजिएगा उसका। ठीक है, इस तरीके से। एक चीज हमें याद रखना है, अगर हमारा लिगेंड मोनोडेंटेट होता है तब हम लोग हेक्सा, टेट्रा, पेंटा ये सब लिखते हैं नंबर ऑफ लिगेंड। लेकिन अगर हम मान लीजिए हमारा लिगेंड बाइडेंटेट लिगेंड है, जैसे EN वाला आ जाए, ये तो बाइडेंटेट लिगेंड है, इसको कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, इस तरीके से। तो अगर 2 है तो हम लोग लिखते हैं बिस, 3 है तो लिखते हैं ट्रिस, और मान लीजिए अगर 4 है तो टेट्राकिस लिखते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आ जाता कि EN का होल थ्राइस, तो इसको हम लोग जानते क्या लिखते थे, इसको हम लोग लिख देते ट्रिस, और बाकी इसके बाद EN लिख दीजिए, ट्रिस के बाद EN लिख दीजिए, या लिख सकते हैं कि इथेन 1,2 डाइअमीन। ठीक है, ये भी हम लिख सकते हैं, जैसा आप चाहें। ठीक है, जैसा आप चाहें वैसा लिख सकते हैं। ठीक, तो ये इस तरीके के आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि नेमिंग कैसे करते हैं। तो इस पर्टिकुलर इसका नाम लिख दीजिए, क्या हो जाएगा। सबसे पहले कैटायन का नाम मैंने लिखा पोटेशियम, उसके बाद क्या है, सबसे पहले अब हमें क्या करना है, कॉम्प्लेक्स पार्ट की नेमिंग करनी, क्योंकि पहले कैटायन कर दिया, अब एनायन कर रहा हूं, और एनायन क्या हमारा कॉम्प्लेक्स पार्ट है, लिखते हैं। चलिए, सबसे पहले लिगेंड का नंबर हेक्सा साइनो, हेक्सा साइनो, साइनाइडो भी लिख सकते हैं, लेकिन अब जो चलन में है वो साइनो ही है। ठीक है, हेक्सा साइनो, और कोई लिगेंड है नहीं तो सीधे हम लोग लिख देते हैं सेंट्रल मेटल का नाम, और सेंट्रल मेटल का नाम एनायनिक है, हमारा कॉम्प्लेक्स आयन एनायनिक है, इस वजह से उसका नाम जो होगा 8 आएगा आखिरी में, मतलब उसके सफिक्स में 8 आना चाहिए। तो क्या आ जाएगा आपका फेरेट। ठीक है, और ये फेरेट आ जाएगा, और फिर इसमें आप देख लीजिए यहां पर वो क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर लिख लीजिए, आ जाएगा। तो ये हो गया आपकी टोटल नेमिंग हो गई। ठीक है, ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये रूल नोट कर लीजिए, और उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे, क्योंकि बहुत बेसिक सी चीजें होती हैं। और अभी आपके 2018 में ही शायद BSc मैथ में K4Fe6 का पूछा था, नेम सेम होगा, बस केवल 3 की जगह पर ऑक्सीडेशन नंबर अगर K4Fe6 है तो 2 हो जाएगा यहां पर। ठीक है, बस, और कोई अंतर नहीं आएगा। चलिए, दूसरा क्वेश्चन अब हम लोग यहां पर देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, जैसे पहला IUPAC हो गया, दूसरा जो आपके थ्योरीज आती हैं इसमें, बॉन्डिंग, थ्योरीज ऑफ बॉन्डिंग, जिसमें आपके BBT है, CFT ये सब आती हैं, तो उसी में मैंने BBT से आपका क्वेश्चन ले लिया है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये कुल मिला के हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री ये सब होता है ना, कि जिसमें आपका आप हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे उसके हिसाब से क्या ज्योमेट्री होगी, फिर उसमें आप बहुत चीजें बता सकते हैं। जैसे आप बता सकते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर है तो पैरामैग्नेटिक, नहीं है तो डायमैग्नेटिक। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे आप मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, कलर्ड और कलरलेस बता सकते हैं, बहुत सारी चीजें, इनर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बता सकते हैं, लो स्पिन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है ये बता सकते हैं, और आपके पेपर में कुछ भी आता रहता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो मैं कोशिश करूंगा किसी एक एग्जांपल से आपको सब कुछ बता दूंगा। क्वेश्चन जो बेसिकली है आप लोग PDF शीट में देखेंगे तो क्या होगा कि 3 कॉम्प्लेक्स दिया गया है, NiCO का होल 4, और ये हमेशा आते रहते हैं कॉम्प्लेक्स, पता नहीं क्या है कि इन कॉम्प्लेक्सों में कि टीचर हमेशा इनको रखता रहता है। NiCN का होल 4 2 माइनस, और NiCl4 2 माइनस। ठीक है, ये 3 दिया गया है, और तीनों में पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक आपको बताना है, कौन पैरामैग्नेटिक है कौन डायमैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक वो होगा जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, डायमैग्नेटिक वो होगा जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। और मैं पहले ही बताया था पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक याद कैसे करते हैं। पैरा हमारे घर में होता है, जानते हैं जो पैरा गाय भैंसों के पास यूज किया जाता है, जो भी पैरा यूज सब लोग जानते हैं। तो पैरा होता है, ठीक है, तो पैरा होता है मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर है
तो पैरा मतलब पैरामैग्नेटिक मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये बात है। तो चलिए यहां पर हम लोग देखते हैं तीनों का कैसे हम लोग पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक डिसाइड करेंगे। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए सबसे पहला मान लीजिए ये है आपका, ये क्या है आपका Ni0, क्योंकि CO क्या है, एक न्यूट्रल लिगेंड है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0, तो Ni0 आ जाएगा, ठीक है, मतलब कुल मिला के Ni है सिंपल। तो Ni का क्या हो जाएगा 4s2 3d8, ठीक है। तो मैंने आपको पढ़ाया है, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखा होगा तो एक क्वेश्चन में ऐसा आया था, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कन्वर्टेड डी सिस्टम। एक चीज होती है कन्वर्टेड डी सिस्टम। कन्वर्टेड डी सिस्टम में क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी भी सेंट्रल मेटल की मान लीजिए कॉन्फ़िगरेशन जो है वो DnS1 या DnS2 आ जाती है, ठीक है, तो उस केस में इसको हम लोग Dn+1 और Dn+2 S0 में कन्वर्ट कर देते हैं अपने आप, और फिर आगे इसमें जो है हम लोग प्रोसीड करते हैं मामला, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या, अगर इसमें हम लोग कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3D10 हो जाएगा, 3D10 4s0, ठीक। तो 3D10 आ गया। अब आप खुद ही सोचिए, अगर D में 10 भरा हुआ है मतलब सब पेड़ है, सीधी सी बात है, ठीक है। और इसके आगे जो आपका यहां पर 4s है वो भी खाली है, 4p भी खाली है, ठीक है। और आपको साफ दिख रहा है यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकता था, या तो sp3 या तो dsp2, और यहां पर आपको साफ दिख रहा होगा क्या हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ठीक। शेप क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल शेप हो जाएगा। और यहां पर एक भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं, एक भी ऐसा नहीं है जो अनपेयर्ड हो, सारे के सारे पेयर्ड है, पेयर्ड है सारे के सारे, तो ये कैसा हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है। डायमैग्नेटिक है, और साथ साथ अगर आप एक चीज होती है मैग्नेटिक मोमेंट, अभी इसका एक क्वेश्चन मैं लूंगा, मैग्नेटिक मोमेंट भी हम लोग यहां से निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं, उसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है n × n+2, और यूनिट होती है बोर मैग्नेटॉन, क्या, बोर मैग्नेटॉन, Bm, ठीक है। n क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहां पर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो कितना हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये सब कुछ कंक्लूजन्स थे, हम लोग आसानी से यहां से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और यहां पर आप साफ देख सकते हो कि यहां पर जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो ये कैसा हो जाएगा, लो स्पिन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें हम लोग यहां पर आसानी से देख सकते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर जो हमारा दूसरा है वो क्या है, वो है आपका, अगर आप निकालेंगे तो Ni2+ है, देखिए Cn का कितना हो जाएगा -1x - 4 = -2, 4 - 2 + 2, Ni+2 का मतलब हो जाएगा 3d8, तो 3d8 है, तो इसमें भी कुछ नहीं करना है आपको, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और जो आपका Cn होता है वो आपका एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, क्या है, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है, पेयरिंग करा देता है, पेयरिंग करा देगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, इस तरीके से आप पेयर्ड कर दोगे। इसमें भी क्या हो गया, सारे के सारे कैसे हो गए, हमारे पेयर्ड फॉर्म में आ गए, सारे के सारे पेयर्ड फॉर्म में आ गए, तो ये कैसा हो जाएगा, ये भी आपका डायमैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें। और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा आपका, dsp2 हो जाएगा, शेप क्या हो जाएगा आपका, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। वैसे मैं आपको बताऊं, आपको परेशानी नहीं होना चाहिए था। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की मैंने पूरी कहानी आपको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ एक वीडियो में, जिसमें मैंने बताया था कि D1 से D7 तक क्या होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड वीक लिगेंड कुछ नहीं सोचना है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड है वीक फील्ड है, कुछ नहीं सोचना है। D1 से D7 तक सब के सब टेट्राहेड्रल होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है, कुछ सोचना ही नहीं चाहिए आपको यहां पर, ठीक है। हाँ, D8 और D9 में आपको सोचना पड़ता है, D8 D9 में स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वीक फील्ड लिगेंड है, वो सोचना पड़ता है, वहां पर आपको देखना है, यहां तक तो आपको देखना ही नहीं होता है, ठीक है। और D10 जो होता है ये भी आपका sp3 ही होगा, टेट्राहेड्रल, ठीक। तो ये चीजें हैं, थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको। और बस ऐसे ही आप लास्ट का भी देख सकते हैं, वो भी Ni2+ ही है, Ni2+ है, लेकिन उसके केस में क्या है ना कि Cl है,
Cl एक हमारा वीक फील्ड लिगेंड होता है। मैं जानता हूं कि आप लोग यही सोच रहे हो सर पिछली वीडियो में भी आप कहे थे कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड का बता दिया जाएगा, अभी तक नहीं बताया। तो आज ही के वीडियो में एक क्वेश्चन लूंगा जिसमें आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड की पूरी कहानी एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। कभी जीवन में कोई गलती नहीं करेंगे आप, ठीक है। लेकिन अभी आप जानते रहिए, बेसिक तो सब जानते हैं इतना कि एक चीज याद रखिए ऐसे कि CO CN ये सब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ठीक है। और ClF F Cl माइनस F माइनस Br माइनस ये सब वीक लिगेंड है, सोचना नहीं है उसमें ज्यादा, ठीक है। Ni2+ है, ये भी 3D8 ही है, लेकिन एक चीज यहां पर ये है कि जैसे यहां 3D8 ऐसे ही बनेगा, ठीक है। लेकिन क्या है ना कि Cl माइनस एक वीक फील्ड लिगेंड है, वो पेयरिंग नहीं करा पाएगा, तो ऐसे हो जाएगा। पेयरिंग नहीं करा पाएगा तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है, ऐसे ही रहेगा। पेयरिंग नहीं होगी तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट रहेगा तो कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। तो क्या हो गया आपका, पैरामैग्नेटिक हो गया। और कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 है। तो यहां से अगर आप मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 2 + 2 आ जाएगा। तो देख लीजिए कितना आ रहा है आपका, n × n+2 होता है आपका। तो देख लीजिए जितना भी आ जाए आपका, ठीक। तो ये बात होती है यहां पर, यहां Bm लगा दीजिएगा, ठीक। तो पता चल गया ये आपका डायमैग्नेटिक हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन आपके हिसाब से मतलब क्या हो जाएगा कि जो आपका पहला दूसरा जो है वो आपका क्या आ गया, डायमैग्नेटिक, तीसरा पैरामैग्नेटिक। ऐसा ऑप्शन आपको मिलना चाहिए कि पहला और दूसरा डायमैग्नेटिक, तीसरा पैरामैग्नेटिक, दूसरा ऑप्शन आपको मिल जाएगा, सही हो जाएगा आपका, ठीक है। तो समझ गए इस चीज को, कोई इसमें दिक्कत नहीं, ठीक है। सिंपली बस आपको क्या करना, कॉन्फ़िगरेशन निकालिए और फिलिंग करके देख लीजिए। बाकी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग कराना है, वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं कराना है, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनेट, सारी कहानी मैं ऑलरेडी पीछे के वीडियो में क्लियर कर चुका हूं। तो ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है तो उसको फिर से पूरा बताया जाए, ऐसा तो हो नहीं पाएगा। तो पुराने वीडियोस आप इसीलिए देखते रहिए। चलिए अब हम लोग यहां पर तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके क्या है कि ये भी बहुत बढ़िया टॉपिक है। वो क्या होता है कि CFT में आप पढ़ते होंगे CFSE, ठीक है। देखिए आपके पिछले वाले वीडियो में मैंने आप एक क्वेश्चन ले लिया था कोऑर्डिनेशन में कि डेल्टा O मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी जो है आपकी, ऑक्टाहेड्रल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी किसमें ज्यादा होगी, ठीक है। ये आपका एक क्वेश्चन मैंने लिया था कि डेल्टा O का अगर आपको ऑर्डर सेट करना हो तो आप डेल्टा O का ऑर्डर कैसे सेट करेंगे। ये मैंने आपको एक क्वेश्चन में ले चुका हूं, उसमें मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई थी इंपॉर्टेंट। तो कृपया करके वो वीडियो देख लीजिएगा, मे बी आपका वो एपिसोड नंबर 9 या 10 है, ठीक है। तो देख लीजिएगा उसको। चलिए अगला जो क्वेश्चन मैं लेने वाला हूं वो आपका CFSE से रिलेटेड है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ठीक है। बहुत से लोग तो नाम में कंफ्यूज होते हैं। CFSE क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ये एनर्जी स्टेबलाइज करती है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स को, ठीक है। ये CFSE हो गई। और डेल्टा O क्या होता है आपका, ऑक्टाहेड्रल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक। कि जब हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि जब हमारा एक्साइटेड स्टेट से जब स्प्लिटेड स्टेट में जाते हैं, क्या होता है कि एक्साइटेड स्टेट में हमारा d ऑर्बिटल्स होते हैं तो वो स्प्लिट होते हैं। तो जो एनर्जी डिफरेंस क्रिएट होता है, वही एनर्जी डिफरेंस जो होता है उसी को हम लोग ऑक्टाहेड्रल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहते हैं, ठीक है। चलिए CFSE की बात करेंगे हम लोग। यहां पर कह रहा है कि अगर आपको इस क्वेश्चन में देखिए पूरा CFSE हो जाएगा, पूरा कुछ बचेगा नहीं आपका। COF6 4-, अगर इसकी मान लीजिए CFSE आपको दी गई हो कितनी, -x किलो जूल पर मोल, ठीक है। और आपसे कहता है कि COF4 2-, इसकी CFSE आपको मान लीजिए निकालनी हो, क्या आएगी बताइए। COF6 4- की CFSE आपको दी गई है और आपको निकालना है COF4 2- की CFSE क्या आएगी। मतलब एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की CFSE देके आपसे एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की CFSE पूछ रहा है। तो मैंने ऐसा क्वेश्चन ले लिया है जिससे आपकी पूरी CFSE में कुछ भी नहीं बचेगा, पूरा यहीं पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहां पर देख लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या करना है। सबसे पहली चीज आपको यह पता होना चाहिए CFSE क्या होता है। तो
तो CFSE क्या होता है कि जब मान लीजिए आपका जो ये d ऑर्बिटल जो होता है, जब आपका मेटल का d ऑर्बिटल एक्साइटेड स्टेट में होता है, तो जब ये एक्साइटेड स्टेट से स्प्लिटेड स्टेट में जाता है, होता ना इस तरीके से कि T2G EG, इस तरीके से कहानी होती है, ठीक है, इस तरह स्प्लिट होता है। तो जब ये एक्साइटेड स्टेट से स्प्लिटेड स्टेट में जाता है, स्प्लिटेड स्टेट, तो एनर्जी रिलीज होती है। एक्साइटेड स्टेट से स्प्लिटेड स्टेट में जाता है तो एनर्जी रिलीज होती है। क्यों? क्योंकि देखिए इसकी एनर्जी लोअर हो गई। तो एनर्जी लो होने का मतलब ये कि स्टेबलाइजेशन आना है। जैसे कोई बच्चा बहुत ज्यादा कूद रहा है तो उसकी क्या मतलब, उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, और जैसे वो शांत बैठ जाएगा, हम क्या कहते हैं, स्टेबल हो गया, स्थिर हो गया, बैठ गया है। वही चीज है यहां पर भी कि एक्साइटेड स्टेट से आप स्प्लिटेड स्टेट में जाते हो तो एनर्जी लो हो रही है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि एनर्जी रिलीज करती है। जो एनर्जी रिलीज करती है उसी को हम लोग CFSE कहते हैं। तो CFSE वही होती है आपकी कि एक्साइटेड स्टेट माइनस स्प्लिटेड स्टेट की एनर्जी, ठीक है। तो एक्साइटेड स्टेट माइनस स्प्लिटेड स्टेट की एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, CFSE। और CFSE जो होती है वो ऑलवेज आपकी निगेटिव होती है, ठीक है। क्या होती है? ऑलवेज नहीं, आपकी सॉरी एक मिनट, CFSE क्या होती है आपकी, स्प्लिटेड स्टेट माइनस एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, स्प्लिटेड स्टेट माइनस एक्साइटेड स्टेट को हम लोग क्या कहेंगे, CFSE। और CFSE जो होता है ऑलवेज आपका निगेटिव में होता है, और इसको हम लोग किलो जूल पर मोल या जूल पर मोल में ही इसको मेजर करते हैं, ठीक है। और यहीं पर जो डेल्टा O होता है, ये गैप होता है, ठीक है। और बीच में आपका क्या आता है, बैरी सेंटर आता है, ठीक है। बैरी सेंटर के करस्पॉन्डिंग जो है हम लोग मान लेते हैं कि कितना है, 0 एनर्जी, ठीक है। तो बैरी सेंटर के लॉन्ग जो हम लोग एनर्जी मान लेते हैं वो 0 है। हम एक रेफरेंस लाइन ले लेते हैं, और फिर आप लोग जानते हैं कि 3 के करस्पॉन्डिंग इधर कितना है, ये इधर कितना हो जाएगा, +2/5 डेल्टा O। और 2 के करस्पॉन्डिंग इधर 3 है, वो भी नीचे है, तो क्या हो जाता है, -3/5 डेल्टा O, ठीक है। ये चीज तो समझ ही जाते होंगे ना। ये रेफरेंस लाइन हो गई, इसके लॉन्ग 0 हो गया, जिसको हम लोग बैरी सेंटर कहते हैं। इसके ऊपर क्या हो गया, ये ऊपर है इसलिए पॉजिटिव आ गया। और नहीं एक मिनट, गलत हो गया, रुक जाइए। देखिए क्या है, अब देखिए यहां पर 3 के करस्पॉन्डिंग है, 3 के करस्पॉन्डिंग है, तो इसको क्या लिखेंगे, +3/5 ऑफ डेल्टा O। और ये जो है ये आपका 2 के करस्पॉन्डिंग है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, -2/5 ऑफ डेल्टा O, ठीक है, क्योंकि नीचे है तो -2/5 ऑफ डेल्टा O, ठीक है। और CFSE फिर हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसको पूरा मिटा लेते हैं, तभी देखा जाएगा। अच्छा एक चीज जान लीजिएगा, जो आपकी ऑक्टाहेड्रल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी मान लीजिए जैसे डेल्टा O है, तो डेल्टा O जो होता है ये हमेशा पॉजिटिव होता है, और CFSE हमेशा नेगेटिव या 0 होगा, क्योंकि वो स्टेबलाइजेशन एनर्जी है, ठीक है। तो वो उसकी वैल्यू पॉजिटिव नहीं हो सकती, उसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव या 0 होगी। डेल्टा O आपका पॉजिटिव होता है, और इसको जो यूनिट होती है वो होती है सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स या सेंटीमीटर पावर -1, ठीक है, इसकी ये यूनिट होती है। और एक चीज जान लीजिएगा कि नहीं, ठीक है, इतना आप जानिए, इतना बहुत आपके लिए। हाँ, एक बार वो जो बात बता रहा था मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए आप CFSE कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये हो गया हमारा एक्साइटेड स्टेट में, यहां से हम जाते हैं, ये स्प्लिटेड स्टेट हो जाता है, ठीक। अभी मैं ये जो बनाया हूं ये आपका किसके लिए बन रहा है बताइए, ये किसका है, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का है, जिसमें हम लोग लिखते हैं T2G सेट, EG सेट, ठीक है। मैंने ये बता दिया कि ये आपका बैरी सेंटर हो गया, इसके लॉन्ग 0 एनर्जी। अब ये नीचे जा रहा है और 2 के करस्पॉन्डिंग है, 2 के करस्पॉन्डिंग है, तो -2/5, इधर क्या हो जाएगा, +3/5 ऑफ डेल्टा O। तो CFSE निकालते कैसे हैं, CFSE कैसे निकालते हैं, CFSE निकालने के लिए मैंने बता दिया कि स्प्लिटेड स्टेट माइनस एक्साइटेड स्टेट आपको करना है। कैसे करेंगे देखिए, जैसे मान लीजिए कि मैं क्या करता हूं, मैं मान लीजिए ले लेता हूं D2, ठीक है, D2 कॉन्फ़िगरेशन है, तो D2 में क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आप यहां पर फिल कर देंगे, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन अगर आप यहां पर फिल कर देंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, देखिए जितने इलेक्ट्रॉन फिल्ड है 2 × -2/5 ऑफ डेल्टा O, और तो कहीं इलेक्ट्रॉन फील्ड नहीं है, और 2 अगर फिल कर रहे हैं तो पहले यहां 2 फिल करेंगे ना यहां पर। अच्छा, इसकी एनर्जी कितनी लिया मैंने, इसकी पहले से ही मैंने कितना मान लिया, 0 मान लिया है, क्योंकि बैरी सेंटर है, रेफरेंस लाइन है, तो इसका तो 0 आ जाएगा, ठीक।
तो ये क्या आ गया आपका स्प्लिटेड स्टेट माइनस एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट का कितना होगा 0, तो कितना आ गया आपका ये -4/5 ऑफ डेल्टा ओ। देखिए निगेटिव आया कि नहीं आया, ठीक, तो CFSE आपकी ऑलवेज निगेटिव आएगी, ये बात आ गई। चलिए ठीक, ऐसे आप CFSE निकाल लेंगे। इसका मतलब इसके लिए आपको फीलिंग आनी चाहिए, मतलब हम लोग कैसे ऑक्टाहेड्रल में और टेट्राहेड्रल में जो उसकी क्रिस्टल फील्ड होगी उसमें हम लोग कैसे फिल करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे होती है, तो ये आपको आना ही चाहिए, ठीक। तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट होता है, पता है आप लोगों को, बताऊं आपको। देखिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होते हैं उनके केस में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में दो चीजें, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में सबको पता है कि क्या होता है, पेयरिंग होती है। तो दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका ऑक्टाहेड्रल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और एक होता है आपका पेयरिंग एनर्जी, जिसको हम लोग P से लिखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो डेल्टा O होता है वो ज्यादा होता है पेयरिंग एनर्जी से, ठीक है। और वीक फील्ड लिगेंड कौन होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड वो होते हैं जिनका क्या है कि डेल्टा O लेस देन पेयरिंग एनर्जी होता है। समझ रहे हैं मेरी बात। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड केस में डेल्टा O ज्यादा होगा पेयरिंग एनर्जी से, डेल्टा O ज्यादा होगा, ये जो आपका ये दोनों एनर्जी लेवल्स का जो डिफरेंस है ये ज्यादा होगा पेयरिंग एनर्जी से। पेयरिंग एनर्जी क्या है, पेयरिंग एनर्जी वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करने में यूज होती है, ठीक है। तो देखिए होता क्या है कि अगर आपकी पेयरिंग एनर्जी कम है, मतलब आप पेयर आसानी से करा सकते हो इन कंपैरिजन टू डेल्टा O। जैसे कि मान लीजिए अगर हमें D4 कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए, अब D3 तक तो मैं नीचे ही भरूंगा, क्योंकि क्या करते हैं हम लोग कि ग्राउंड लेवल मतलब लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं ना, वही करेंगे यहां पर भी। 3 तक तो भर लिए, चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा कि यहीं रहेगा, ये यहां से डिसाइड होता है आपका। वो कैसे डिसाइड होगा, वो डिसाइड होगा, देखिए चौथे इलेक्ट्रॉन को दो काम कर सकता है, या तो यहीं पर पेयर हो जाए और या तो ये वो क्या करे कि यहां से वहां तक की चढ़ाई करे और डेल्टा O की एनर्जी को ओवरकम करते हुए यहां तक पहुंच जाए। ये कब होगा, अगर आपका डेल्टा O कम होगा, ये जो आपका अगर ये डेल्टा O जो है, ये जो एनर्जी आपको लगने वाली है, जो क्रिस्टल जो आपकी ऑक्टाहेड्रल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है आपकी, अगर वो एनर्जी जो है आपकी कम है पेयरिंग एनर्जी से, ठीक है, तो सीधी सी बात है कि वहां वो क्या करेगा, ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर पेयरिंग एनर्जी कम है तो भाई पेयर हो जाएगा ना, पेयरिंग एनर्जी है तो पेयर हो जाएगा। वही बात है, मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए दो चीजें हैं यहां पर, एक डेल्टा O है एक P है, ठीक है। डेल्टा O मान लीजिए कि मैं आपको ये एग्जांपल देता हूं कि जैसे कि मान लीजिए ये है आपका कि आपको 10 घंटे पढ़ने हैं, ठीक है, ये 10 घंटा वाला काम है और ये 5 घंटा वाला काम है, ठीक। मान लीजिए अगर एज एग्जांपल लेता हूं कि ये 10 घंटा वाला काम है, ये 5 घंटे वाला काम है, तो आप कौन सा प्रीफर करोगे, आप सीधे से कहोगे सर 5 घंटे वाला काम प्रीफर करेंगे, ठीक। अगर मान लीजिए ये 10 घंटे वाला होता और ये 2 घंटे वाला होता तो आप किसको प्रीफर करते, इसको प्रीफर करते। वही मैंने किया यहां पर, सेम चीज कि अगर आपका डेल्टा O ज्यादा है तब उस केस में हम लोग क्या कहते हैं, पेयरिंग अकर। और जितने भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं उनके केस में डेल्टा O की वैल्यू ज्यादा होती है, इसी वजह से पेयरिंग होती है। मैं हमेशा कहता था कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग होगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग होगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग होगी। तो क्यों कहता था, रीजन यहीं पर है उसका, रीजन यहीं पर है उसका, ठीक है, कि डेल्टा O जो है उस केस में ज्यादा होता है तो हम ऊपर चढ़ने की बजाय यहीं पर पेयर हो जाते हैं, ठीक। और यहां पर क्या हो जाएगा, अगर डेल्टा O लेस देन P है तो क्या हो जाएगा, यहां पर पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग डज नॉट अकर। और हम लोग कहते भी हैं कि वीक फील्ड लिगेंड केस में पेयरिंग नहीं होती। क्यों नहीं होती, आपको आज पता चल गया होगा। और अगर पेयरिंग हो गई तब तो सीधी सी बात है कि वो कैसा हो जाएगा, लो स्पिन हो जाएगा, ठीक है। और अगर पेयरिंग नहीं हो रही है तो वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ बात है। अब आप कहोगे सर एक बात यहां पर ये फंस रही है कि ये नहीं पता चल पाता है कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कौन सा वीक फील्ड लिगेंड है। थोड़ा सा इंतजार करिए, इसी वीडियो में आगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया ना कि आप
फिलिंग कैसे करेंगे, चलिए। तो ये तो मैंने आपकी पूरी CFT ही मैं कवर कर दे रहा हूं इस अकेले क्वेश्चन में, ठीक है। और टेट्राहेड्रल में जो हम लोग की स्प्लिटिंग होती है उसमें पलट जाता है, ठीक है। T2 ऊपर हो जाता है, E नीचे हो जाता है। रीजन मुझे सुनना चाहेंगे तो सुना दूंगा, कभी बहुत आराम से बताऊंगा, बहुत अच्छे से बता सकता हूं उसमें, क्योंकि उसमें क्या होता है, लीगेंड जो होते हैं वो अल्टरनेट कॉर्नर से अप्रोच करते हैं, तो वो एक्सियल अप्रोच नहीं होती, नॉन एक्सियल अप्रोच होती है। तो जिसकी वजह से जो नॉन एक्सियल वाले होते हैं वो ज्यादा एक्साइट हो जाते हैं, उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, इसलिए वो ऊपर हो जाएंगे। नॉन एक्सियल ये तीनों हैं, और एक्सियल है ये। एक्सियल कैसे, क्योंकि ये dx² y² और dz² है, बनाएंगे अगर dx² y² dz² तो एक्सियल बनते हैं, इसलिए उनकी एनर्जी डाउन हो जाती है टेट्राहेड्रल केस में, ठीक है। ये बातें होती हैं, उसको आप छोड़ दीजिए, उसमें मत दिमाग लगाइए अपना। तो इस तरीके से हम लोग CFSE निकाल सकते हैं। तो अगर मान लीजिए हम इसी क्वेश्चन में CFSE निकालना चाहें, अच्छा एक बात और याद रखिएगा CFSE में, जैसे कि मान लीजिए कभी मैं आपको दिखाऊं, मान लीजिए आपको कुछ ऐसा आता है कि D6 लो स्पिन का कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ठीक है। मान लीजिए D6 लो स्पिन है, ठीक है। D6 लो स्पिन मतलब होगा कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लिया होगा मैंने, वो पेयरिंग करा दिया होगा, तभी ना लो स्पिन बनेगा ना, ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन यहां पर कैसे आप फिल करोगे, 1 2 3 4 5 और यहां पर 6, इस तरह 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर दोगे। अब यहां पर क्या करना है आपको, आपने 3 इलेक्ट्रॉन तो फिल कर दिया, चौथा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। लो स्पिन मतलब पेयरिंग हुई होगी, मतलब यहां पर कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहा होगा, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में डेल्टा O ग्रेटर देन P होता है, ठीक है। तो डेल्टा O P है, तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, पेयरिंग कर देते हैं। भाई पेयरिंग करेंगे तभी ना लो स्पिन होगा। लो स्पिन का क्या मतलब है कि आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम है वहां पर, ठीक है, पेयर्ड ज्यादा है। क्योंकि स्पिन क्या होता है, स्पिन वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू एन करके। एन वहां पर क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। स्पिन वैल्यू क्या होती है, हाफ इंटू एन होती है। एन क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो स्पिन वैल्यू हाफ इंटू एन, एन आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही कम होगा तो स्पिन नहीं कम हो जाएगा, वही बात है, उसी से हम लोग रिलेट करते हैं चीजों को। तो देखिए अब यहां पर आप क्या करोगे, आप कहोगे सर हम पेयरिंग करा देंगे, तो लियो पेयरिंग करा दिया मैंने, पेयरिंग करा दिए, तो इस तरह से 6 इलेक्ट्रॉन आपके फिल हो चुके हैं। अब यहां पर CFSE ध्यान दे दीजिएगा, बहुत क्रिटिकल पॉइंट है यहां पर। अब यहां पर आप कहोगे सर 6 इलेक्ट्रॉन है यहां पर, तो 6 इंटू -2/5 ऑफ डेल्टा O यहां पर हो जाएगा। मैं कहूंगा कोई गलत नहीं है, ऊपर कुछ नहीं है तो प्लस इसको 0 कर देता हूं, ठीक है, कुछ है ही नहीं ऊपर, कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं फील्ड है। अच्छा ये हो गया स्प्लिटेड स्टेट, माइनस एक्साइटेड स्टेट। अच्छा एक बात और, यही तो मुझे सिखाना चाहिए था मेन, ऊपर कुछ नहीं है तो प्लस 0 हो गया, लेकिन क्या आप यहां पर नोटिस कर रहे हो, यहां पर आपने 3 इलेक्ट्रॉन को पेयर कराया है, तो क्या उन 3 इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग कराने में क्या आपकी एनर्जी नहीं लगी होगी, बिल्कुल लगी होगी। तो उसकी जो 3 पेयरिंग एनर्जी है वो भी आपको यहां पर लिख लेना है, 3 पेयरिंग एनर्जी, 3p, ठीक है, जो आपने पेयरिंग में आपकी एनर्जी यूज हुई है, यही सबसे की पॉइंट था यहां पर, ठीक है। अब देखिए माइनस एक्साइटेड स्टेट, स्प्लिटेड स्टेट मैंने लिख लिया, अब माइनस एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या है कि वैसे तो एनर्जी 0 हो जाएगी बैरी सेंटर, लेकिन आपने क्या किया, एक और काम किया, वो क्या है, एक पेयरिंग यहां पर भी आपने कराया कि नहीं कराया, सही बताइएगा, एक पेयरिंग यहां पर भी कराया है, तो माइनस एक्साइटेड स्टेट में एक पेयरिंग एनर्जी लगी हुई है। यही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी हम लोग CFSE वाला कोई काम करते हैं, CFSE जब भी लिखते हैं तो हम लोग पेयरिंग एनर्जी को जरूर मेंशन करते हैं, ठीक है। तो यहां पर सबसे मेन चीज यही थी, पेयरिंग एनर्जी का आपको ध्यान देना है। जहां पर आप इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करोगे पेयरिंग एनर्जी को मेंशन जरूर करोगे, ठीक है। तब यहां पर आप सॉल्व करना तो 3p - 1p 2p आ जाएगा, ठीक है। तो प्लीज आप पेयरिंग एनर्जी को जरूर 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 मेंशन करिएगा। यहां पर 3 पेयरिंग एनर्जी लग रही है, यहां पर 1 पेयरिंग एनर्जी लग रही है, ठीक है। चलिए ठीक, तो ये हुआ आपने कैसे स्प्लिट किया और कैसे आपने CFSE आप कैसे लिखते हैं। और सेम आप टेट्राहेड्रल में करोगे, बस थोड़ी चीजें चेंज हो जाएंगी, ये ऊपर ये नीचे, तो ये जो -2/5 और +3/5 है ये भी इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है। बाकी डेल्टा O की जगह वहां पर क्या हो जाएगा, डेल्टा T हो जाएगा, टेट्राहेड्रल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। ये बात, और एक चीज और याद रखिएगा, एक चीज जरूर याद रखिएगा, टेट्राहेड्रल के केस में आपका
डेल्टा टी जो होता है वो ऑलवेज लेस देन पेयरिंग होती है, मतलब ऑलवेज लेस देन पेयरिंग एनर्जी होती है। मतलब आप कभी भी टेट्राहेड्रल में पेयरिंग नहीं कराते हम लोग क्या करते हैं उसमें पेयरिंग कभी नहीं कराएंगे, ठीक है। टेट्राहेड्रल के केस में आप कभी भी पेयरिंग नहीं कराएंगे। तो ठीक है, तो यहां कभी नहीं कंफ्यूज होना है कि टेट्राहेड्रल में क्या होता है कि पेयरिंग एनर्जी हमेशा ज्यादा होती है। ये ऑलवेज वाला केस है, हमेशा पेयरिंग एनर्जी ही ज्यादा होगी। अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगी तो हम लोग पेयर नहीं कराएंगे। भाई जिस चीज में हमें ज्यादा, जैसे हमें ये पता है कि हमें एनर्जी इसमें ज्यादा देनी है, हम क्यों ज्यादा देना चाहेंगे? अगर हमारा कम एनर्जी देने में काम चल रहा है तो हम वो काम करेंगे। तो वही अगर हमारा डेल्टा टी कम है तो बढ़िया है कि हम उसको ऊपर लेके जाएंगे। क्यों उसको हम पेयर कराएं? क्योंकि हम उसमें ज्यादा एनर्जी देनी है, हम क्यों पेयर कराएं? नहीं कराएंगे भाई, ठीक है। ये बातें थी। तो आइए हम लोग क्वेश्चन की तरफ लौटते हैं, देखते हैं इसको कैसे करेंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन में क्या कहता है आपका, कहता है कि COF6 4 माइनस की CFSE दी गई है -x किलो जूल पर मोल। आपको COF4 2 माइनस की CFSE निकालनी है। ये कैसे आएगी भाई साहब? अब देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले COF6 4 माइनस है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहेंगे तो CO2 प्लस आ जाएगा, साफ साफ दिख रहा होगा। और CO2 प्लस मतलब कितना हो जाएगा आपका, CO2 प्लस हो जाएगा मतलब आपका 3D7, ठीक है। 3D7 और आपका जो F माइनस है वो आपका एक वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है। और वीक फील्ड लिगेंड के केस में क्या होता है, पेयरिंग होती नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या होता है कि जो डेल्टा O होगा वो आपका कम होता है पेयरिंग एनर्जी से, ठीक है, वीक फील्ड लिगेंड के केस में, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि डेल्टा O कम, मतलब डेल्टा O कम है तो सीधी सी बात है कि हम ऊपर लेके जाएंगे, हम क्यों पेयरिंग कराएंगे? क्योंकि पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो हम क्यों पेयर कराएं, ठीक है। तो बस आप ऐसे बना लीजिए, यहां पे आपका ऊपर 2 बहुत ज्यादा ही बड़ा बन गया, कोई मतलब ही नहीं था। तो चलिए यहां पर बनाइए, देखिए क्या हो जाएगा कि आपका एक्साइटेड स्टेट से 1 2 3 4 1 5, और ये एक्साइटेड स्टेट से स्प्लिटेड स्टेट में जाता है, और जिसमें यहाँ पे आप क्या जाते हैं 3 T2G और यहाँ पे 2 EG आ जाएगा आपका। और देखिए यहाँ पर क्या भरना, कितना है आपको D7 भरना है। तो 1 2 3 4 5 6 है, नहीं कितना हो गया, 3 3 6 हो गया क्या? चलिए 5 करिए इसको, 6 7, ठीक है। और इसमें हम लोग पहले भरना स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 भरे, चौथा कहां भरेंगे? आपने पहले ही बता दिया कि यहां पर क्या केस है आपका, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो हम लोग पेयर तो नहीं करा पाएंगे, सीधे ऊपर ले चले जाएंगे इसको, ठीक है। तो 5 6 और यहां पर 7 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, सही भरा है आपने। 3 2 5 1 6 1 7 भरिए ना भाई, कैसे गजब इंसान है भाई, 6 नहीं भरेंगे ना, 7 इलेक्ट्रॉन भर लिया। और वही हो गया कि यहां पर बेरी सेंटर हो गया, 3 के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, ऊपर है पॉजिटिव में चला जाएगा 3 + 3/5 डेल्टा O, ये हो जाएगा -2/5 ऑफ डेल्टा O, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, पहले CFSE निकाल लीजिए ऑफ ऑक्टाहेड्रल, कितना आ जाएगा, नीचे कितना इलेक्ट्रॉन भरा है, 2 2 4 1 5, 5 × -2/5 ऑफ डेल्टा O, और यहां पर हाँ, और प्लस ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 × +3/5 ऑफ डेल्टा O, ठीक। और यहां पर क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर यहां कितने पेयरिंग हुई है, 2 पेयरिंग हुई है, तो +2p लिख दीजिए। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अभी मैं बताया था आप जो पेयरिंग होगी उसको भी कंसीडर करेंगे, तो 2 पेयरिंग वाला है उसको कंसीडर कर लीजिए। तो यहां पर पेयरिंग एनर्जी लगी है ना, तो लिख लिया आपने। तो स्प्लिटेड स्टेट का काम हो गया। अब एक्साइटेड स्टेट में माइनस करिए, कितना है एनर्जी, वैसे तो 0 हो जाएगी लेकिन 2 पेयरिंग एनर्जी हम लोग कंसीडर कर लेंगे क्योंकि यहां पर भी 2 पेयर हुआ है, तो -2p, तो +2p -2p खत्म ही हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है। तो CFSE ऑक्टाहेड्रल देख लीजिए कितना आ गया आपका, तो यहां आप देखेंगे तो -10 + 6 कितना हो जाएगा, -4/5 ऑफ डेल्टा O, ठीक है। ये आ जाएगा आपका, लिख लीजिए इसको, CFSE ऑक्टाहेड्रल आपकी कितनी आ गई, -4/5 ऑफ डेल्टा O, ठीक। पूछा लेकिन तो इसका नहीं था, तब भी आप क्यों इसको कर रहे हैं सर? देखिए हम क्या करना, हमारी क्या ट्रिक है ना, इसकी CFSE पूछ रहा है तो इसकी जो भी CFSE आएगी
वो सीधी सी बात है किसके टर्म में आएगी, डेल्टा टी के टर्म में आएगी, इसकी CFSE। ठीक, और मुझे एक रिलेशन पता है, डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 ऑफ डेल्टा ओ होता है, ये आप सबको पता होना चाहिए। तो मैं यही रिलेशन यूज करके उसको डेल्टा ओ में कन्वर्ट कर दूंगा, और इसकी CFSE -x किलो जूल मिली हुई है, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो -x किलो जूल के बराबर है। अगर -x किलो जूल के बराबर है तो यहां से डेल्टा ओ आसानी से निकाला जा सकता है। चलिए, ये नीचे वाला आपको दिख रहा होगा ना, उम्मीद करता हूं नहीं दिख रहा होगा, तब भी कैलकुलेशन कर रहा था, आप खुद से भी इतना कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो चलिए अब क्या करता हूं, पहले टेट्राहेड्रल की निकाल लेता हूं, COF4 2-, ये भी आपका CO2+ है, दैट इज द 3D7 में ही है, तो इसमें भी कुछ नहीं करना, आपने एक्साइटेड स्टेट वाला बनाए 1 2 3 4 1 5, 1 2 3 4 5 6 7, और सीधी सी बात है कि यहां पे तो दिमाग भी नहीं लगाना है आपको। देखिए मैंने पलट दिया, ठीक है, E और T2 हो जाएगा ये, ठीक है, इधर बैरी सेंटर बन गया, 3 के करस्पॉन्डिंग नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा, -3/5 डेल्टा टी, और इधर 2 के करस्पॉन्डिंग ऊपर जा रहे हैं तो 2 + 2/5 ऑफ डेल्टा टी हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने पहले ही कह दिया कि यहां पर कभी भी हम लोग पेयरिंग नहीं कराते, कभी नहीं कराते, क्यों, क्योंकि यहां पर डेल्टा टी इज ऑलवेज लेस देन पेयरिंग एनर्जी, मतलब डेल्टा टी जो है ये कम है, तो हम लोग ये एनर्जी कंज्यूम करेंगे। जहां पर ज्यादा एनर्जी लगनी वो क्यों करें हम लोग, जैसे पेयरिंग में ज्यादा एनर्जी लगनी तो क्यों पेयरिंग करेंगे, नहीं करेंगे पेयरिंग। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या आपको 7 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, भर दिया आपने, 2 3 5 2 7, ठीक, चलिए आपने भर दिया। बस अब यहां पर आप क्या करिए, CFSE टेट्राहेड्रल निकाल लीजिए, कितना आ जाएगी, 4 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, -3/5 ऑफ डेल्टा टी, ठीक है, और प्लस ऊपर कितना भरा हुआ है, 3 इलेक्ट्रॉन, और +2/5 ऑफ डेल्टा टी, और पेयरिंग कितना कराया आपने, 2 की पेयरिंग करा दिया, यहां पे वो लिख लीजिए, माइनस एक्साइटेड स्टेट में क्या है, वैसे तो एनर्जी 0 हो जाएगी, बस ये है कि 2 पेयरिंग एनर्जी कंसीडर कर लीजिए। ठीक है, वैसे मैं आपको बता दूं कि क्या करते हैं ना कि हम लोग यहां पर कभी पेयर तो कराते नहीं, यहां पर खुद से पेयर नहीं कराते हैं, बाद में मान लीजिए तो भरते हुए पेयरिंग होगी, बात अलग है, इसलिए आप पेयरिंग एनर्जी यहां पर नहीं भी लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये कट ही जाएगा आपका, कोई फर्क ही नहीं पड़ना उससे। तो ये -12 और +6 कितना हो जाएगा, -6/5 ऑफ डेल्टा टी आ जाएगा इसकी CFSE। ठीक है, तो नोट करना, जल्दी नोट करिए, मैं रफ करता हूं इधर वाला पूरा पोर्शन। चलिए ठीक, कितना आया आपका, -6/5 ऑफ, मतलब CFSE टेट्राहेड्रल कितना आ गया आपका, -6/5 ऑफ डेल्टा टी, यही तो आया है। और मैंने क्या कहा था, मुझे एक रिलेशन पता है, वो क्या मुझे रिलेशन पता है कि डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 ऑफ डेल्टा ओ, क्या मुझे पता है, डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 ऑफ डेल्टा ओ, तो यहां पर मैं लिख दूंगा 4/9 ऑफ डेल्टा ओ। ठीक है, अब यहां जो भी हो उससे मुझे नहीं मतलब, मैं यहां से डेल्टा ओ की वैल्यू निकाल सकता हूं यहां से। ठीक है, कहां पर लिखो इसको, यहीं पर लिख देता हूं, रेड पेन से लिख देता हूं। यहां से डेल्टा ओ की अगर आप वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी, देख लीजिए, डेल्टा ओ की वैल्यू आ जाएगी मेरे हिसाब से 5/4x, देख लीजिए 5/4x आ जाएगी, वही उठा के यहां पर रख दीजिए डेल्टा ओ की वैल्यू। ठीक है, तो क्या आ जाएगी यहां पर CFSE टेट्राहेड्रल की, -6/5 4/9 इंटू 5/4x। ठीक है, तो 5 कट जाएगा, 4 कट जाएगा, और इसको आप 3 से काट दीजिए, -2/3, तो -2/3 ऑफ x आ जाएगा CFSE ऑफ टेट्राहेड्रल। चलिए इतना नाप नोट करिए, तो मैं आपको एक बात और बता देता हूं डायरेक्ट, आप जो मेन पेपर में करेंगे, नोट कर लिए। चलिए ठीक है, पॉज करके नोट करना है आपको। देखिए मैं आपको क्या बता रहा था, यहां पर ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग, ऑक्टाहेड्रल की CFSE दी गई थी, टेट्राहेड्रल की CFSE निकालनी थी, और आपने निकाला क्या CFSE टेट्राहेड्रल, आप कहोगे सर मैंने निकाला -2/3 ऑफ x, इसको क्या मैं ये नहीं लिख सकता 2/3 ऑफ -x किलो जूल पर मोल, सर लिख सकते हैं,
अच्छा तो ये है क्या, ये सर CFSE ऑफ ऑक्टाहेड्रल है, तो क्या मैं ये नहीं लिख सकता था CFSE ऑफ ऑक्टाहेड्रल? तो क्या मेरे पास एक जनरल रिजल्ट नहीं आ गया? एक रिजल्ट ये और एक रिजल्ट ये, एक रिजल्ट ये और एक रिजल्ट आपका ये वाला, कि डेल्टा T इज इक्वल टू 4/9 ऑफ डेल्टा O। ठीक है, ये दो रिजल्ट आप जरूर याद रखिएगा। ये देखिए आपका ये डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, यहां से। ठीक, CFSE ऑफ टेट्राहेड्रल इज इक्वल टू 2/3 ऑफ CFSE ऑक्टाहेड्रल। ठीक, कोई दिक्कत इसमें किसी को, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो पूरी CFSE आपकी, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल सब तो मैंने डिस्कस कर दिया। मैंने आपको बता दिया आप फीलिंग कैसे करेंगे, आपको पेयरिंग एनर्जी और डेल्टा T डेल्टा O पेयरिंग एनर्जी सबका मैंने एक रिलेशन आपको बता दिया। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होगा, वीक फील्ड लिगेंड में क्या होगा। ठीक है, यही बातें हैं। और एक चीज याद रखिएगा कि जैसे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि डेल्टा T लेस देन पेयरिंग एनर्जी तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, या जैसे डेल्टा O और डेल्टा O ग्रेटर देन है तब वीक फील्ड लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कब होता, कंफ्यूज रहते हैं। कंफ्यूज नहीं रहना भाई, सीधी सी बात है कि अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो काहे का मैं लोड लूंगा, मैं सीधे उसको ऊपर नहीं, मैं डेल्टा O की एनर्जी लेके सीधे ऊपर चला जाऊंगा। मैं ये पेयरिंग एनर्जी पेयरिंग नहीं कराऊंगा, मैं कभी नहीं पेयरिंग कराऊंगा। जो हमें कम लग रहा है मैं उसी का यूज करूंगा। अगर मुझे दिख रहा है कि पेयरिंग एनर्जी कम है तो मैं पेयर करा दूंगा, और अगर जैसे ही पेयर कराया मैं, वो तुरंत ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बन जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में ये हो जाएगा आपका। ठीक है, और वैसे भी मैं आपको बता दूं, अभी आप समझ जाते हैं ये बात। वैसे भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में डेल्टा O ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि क्या होता है ना कि आपकी एक चीज होती है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो होती है वो लिगेंड की फील्ड स्ट्रेंथ को बताता है कि कौन लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कौन वीक फील्ड लिगेंड है। वो कैसे बताता है, वो क्या करता है, इस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज टोटल एक्सपेरिमेंटल सीरीज है। उसमें क्या किया गया है कि डेल्टा O की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकाली गई, डेल्टा O की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकाली गई, उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर दिया गया लिगेंड्स को, और जो सीरीज बनाई गई वही स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज थी। उसमें जो होता है, जो एकदम आगे जाते हैं, जिनकी डेल्टा O की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, उनको हम लोग स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कह देते हैं, और जिनकी कम होती है उनको वीक फील्ड लिगेंड कह देते हैं। और अगर आप ये बोलेंगे सेंटेंस जो भी मैं बोल रहा हूं, तो आप बहुत बड़े मूर्ख इंसान हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा होता है लेकिन ऐसा कुछ नहीं भी होता है। कहने का मतलब सारी कहानी आपके सेंट्रल मेटल पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो यही चीज मैं आपसे अभी 5 मिनट 10 मिनट के बाद मैं आपसे, या 5 मिनट बाद मैं आपसे यही डिस्कस करने वाला हूं। आपको मैं थोड़ा कंफ्यूज करके छोड़ दिया हूं, लेकिन अभी आपकी सारी कंफ्यूजन जो है यहां पर दूर हो जाएगी। ठीक है, 2 मिनट रुक जाइए बस, एक क्वेश्चन के बाद वही डिस्कशन होगा। चलिए, यह आपको समझ में आ गया होगा। काफी 2-3 वीडियो से मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड का कंफ्यूजन बनाया हुआ था, आज मैं उसको खत्म ही करूंगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग का जो अगला क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको खुद करेंगे। ठीक है, खुद करके कमेंट बॉक्स में आप आंसर जरूर हमें बताइएगा। क्वेश्चन है करेक्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट का करेक्ट ऑर्डर बताना है। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, अंडर रूट ऑफ n इंटू n+2, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं। ठीक है, और मैग्नेटिक मोमेंट इसको हम लोग, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का एक तरीका है जिसमें n जो होता है वो आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सॉरी बोर मैग्नेटॉन है भाई, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है 2 है, उस हिसाब से आप रख सकते हैं। तो बेसिकली आपको जो भी निकालना है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है। जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होंगे उसकी मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज्यादा आएगी। आप फॉर्मूला से देख सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप खुद से करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा, और बाकी पीडीएफ सीट में आपको आंसर टिक हुआ जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि अभी मैंने ये काम किया था, अभी जो दूसरा क्वेश्चन मैं कराया था उसमें घूम फिर के मैंने यही काम कराया था, तो फिर वही मैं क्वेश्चन करने कोई मतलब नहीं बनता है। हाँ, एक बात मैं कर देता हूं, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लीजिए मैं ले लेता हूं Fe(6) 4-। ठीक है, अच्छा नहीं,
हाँ, ये मैं क्या करता हूं ना, कभी एक एग्जांपल लूंगा मैं और इसमें मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगा, लेकिन रुक जाइए अभी नहीं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका पांचवा क्वेश्चन। वो मैं लिया हूं क्या, आपके लिगेंड्स की फील्ड स्ट्रेंथ में, मतलब उसकी इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ में सेट करना है आपको। ठीक है, कौन लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कौन वीक फील्ड लिगेंड है, ये आपको सेट करना है। 3 4 है इसमें, NH3EN, NH3EN, Cn माइनस और Cu, ये 4 लिगेंड हैं और चारों लिगेंड में आपको बताना है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, यही आपको बताना है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन था जिसके लिए मैं आपको बहुत देर से कह रहा था कि मैं आपको बताऊंगा। तो जो भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड की पूरी कहानी जो है वो अब इसी क्वेश्चन के साथ डिस्कशन होगा। इसको मिटा दीजिए, ये सब तो आप बहुत आसानी से लिख ले जाएंगे। देखिए क्या हुआ कि देखिए हमारे पास आई बीबीटी के पास कोई आंसर नहीं था कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, कुछ नहीं बता पा रहा था वो। बस उसने कह दिया कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होता है वो पेयरिंग कराएगा, वीक फील्ड लिगेंड नहीं कराता। उसके पास कुछ था ही नहीं डेटा। फिर आती है CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी भी नहीं बता पाती है कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, कौन सा वीक फील्ड लिगेंड होगा। लेकिन वहां पर एक काम हो गया क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, वहां पर क्या हुआ कि डेल्टा O आया। एक चीज डेल्टा O क्या था, ऑक्टाहेड्रल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हर लिगेंड के लिए इसकी वैल्यू डिटरमाइन की गई, और हर लिगेंड के लिए इसकी वैल्यू डिटरमाइन की गई। इसकी वैल्यू जब डिटरमाइन की गई तो उसको सेट किया गया, इसकी वैल्यू को क्या किया गया, सेट किया गया इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो जो इसकी वैल्यू को इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट किया गया उससे सीरीज बन गई। वो जो सीरीज बन गई उसी को हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखकर आप ये कतई नहीं बता सकते हैं कि कौन सा स्ट्रांग है कौन सा वीक है, जब तक आपको सेंट्रल मेटल आयन नहीं पता होगा। ठीक है, क्योंकि सब कुछ उसी पे डिपेंड करेगा। वो कैसे करेगा वो मैं आपको दिखाता हूं। तो एक चीज क्या आ गई, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आ गई, लिख देता हूं। और ये टोटली एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के थ्रू एक जनरल सीरीज जो है आपको याद होनी चाहिए, मैं लिख देता हूं। क्या होती है, F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, याद हो जाएगी, एक दो बार लिखेंगे खुद से याद हो जाएगी। OH माइनस H2O, ठीक है, OH माइनस H2O, NH3EN, जो आपके बहुत काम किए मैं वही लिख रहा हूं बस। NH3EN, PR3, Cn माइनस CO, NO प्लस। ठीक है, जो आपके बहुत काम किए मैंने वही लिखा है। फर्जी पूरी सीरीज लिखना हो अगर आपको तो एक काम करिए, एनसीईआरटी खोलिएगा और पूरी सीरीज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखी हुई है और वहां से आप देख लीजिएगा। मैं बहुत मेजर लिया हूं जो आपको हमेशा कॉमन यूज होते हैं, आपको ये आपको याद होनी चाहिए जरूर से जरूर। ठीक है, तो ये रही आपकी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेल्टा ओ की वैल्यू के अकॉर्डिंग जो है वो प्लेस किए गए हैं। अब इसमें से कौन से स्ट्रांग होंगे कौन से वीक होंगे ये नहीं डिसाइड होता। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, ये कभी भी आपका ऐसे नहीं डिसाइड कर सकते, आपको वहां पर सेंट्रल मेटल होना बहुत जरूरी है। ठीक, अच्छा, दो कॉन्सेप्ट आता है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आता है, एक वीक फील्ड लिगेंड आता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में क्या होता है कि जो डेल्टा ओ होता है वो पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा होता है, और इसमें जो आपका डेल्टा ओ होता है ये पेयरिंग एनर्जी से कम होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये ऑक्टाहेड्रल के लिए मैं बोल रहा हूं। टेट्राहेड्रल के केस में क्या होता है, डेल्टा टी जो होता है इज ऑलवेज लेस देन पी होता है। ठीक है, टेट्राहेड्रल के केस में है। तो इस तरीके से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड का यहां पर कॉन्सेप्ट आता है। और मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया कि अगर डेल्टा ओ ज्यादा है तो पेयरिंग हो जाएगी। भाई अगर पेयरिंग कराने में कम एनर्जी लग रही है तो क्यों ना पेयरिंग करा दें, और इसमें क्या होगी, पेयरिंग नहीं होगी। ठीक है, अगर पेयरिंग हो रही है तो सीधी सी बात है क्या हो जाएगा, वो लो स्पिन हो जाएगा, क्योंकि मैं बताया था स्पिन क्या होता है, वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड ही करता है, हाफ इंटू एन। ठीक है, और पेयरिंग अगर नहीं हो रही है तो सीधी सी बात है कि यहां पर क्या हो जाएगा, आपका
हाई स्पिन हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ बेसिक सी बातें थी। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड या वीक फील्ड लिगेंड जो है वो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। वो किस पे डेल्टा ओ और पी पे। ठीक है, मतलब किसी भी लिगेंड का बिहेवियर, वो कोई भी लिगेंड आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड हो या वीक फील्ड हो, उसके लिए दो चीजें हैं, एक आपका डेल्टा ओ और एक पी है। और डेल्टा ओ किस पे डिपेंड करता है बताइए? डेल्टा ओ जो है वो मेटल पे डिपेंड करता है, लिगेंड पे भी डिपेंड करता है। बताया था मैं पिछले वीडियो में, मैंने क्वेश्चन लिया तो उसमें बताया था डेल्टा ओ की वैल्यू किसमें ज्यादा कम होगी। उसमें लिगेंड रिलेटेड फैक्टर और मेटल रिलेटेड फैक्टर दोनों होते हैं, वो मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, उसको अब यहां पर नहीं डिस्कस करूंगा। तो इसका मतलब कुल मिलाकर यह हो जाता है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड होना या वीक फील्ड होना आपके मेटल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब मेटल के ऊपर कैसे डिपेंड करता है ये मैं आपको बता देता हूं। तो कहीं पर भी आएगा ना कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, आप वैसे कुछ बता दोगे देखकर, ऐसा नहीं होता। अभी मैं आपको दिखाता हूं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, लिगेंड का टाइप नहीं है कि ये लिगेंड के दो टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड। ये लिगेंड का बिहेवियर है जो कि चेंज हो सकता है। कोई लिगेंड आपको दिखेगा कि वो स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरीके से बिहेव किया और वही वीक फील्ड की तरीके से बिहेव कर देता है, वही सेम लिगेंड। तो फिर आप कैसे कह दोगे कि वो आपका स्ट्रॉन्ग था, वीक था? नहीं कह पाओगे। बिहेवियर है, वो चेंज होता रहता है। आज मैं अच्छा दिख रहा हूं, कल खराब भी दिख सकता हूं, मेरा नेचर खराब भी हो सकता है, तो बिहेवियर चेंज हो सकता है। ठीक है, वैसे ही होता है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड या वीक फील्ड लिगेंड, लिख लीजिए यहां पर, ये दिस इज द बिहेवियर या नेचर ऑफ लिगेंड है, नेचर ऑफ लिगेंड है, नॉट द टाइप ऑफ लिगेंड, नॉट द टाइप ऑफ लिगेंड। चलिए आगे बढ़िए। अब आपको यह पता करना है कि मेटल पे डिपेंड कैसे कर रहा है ना, यही जानना चाहते हैं ना? तो देखिए, सुन लीजिए, जितना बता रहा हूं उतना शांति सुनिए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की। ऑक्टाहेड्रल में आपको यह तो पता ही होगा क्या कि D4 से लेकर D7 में ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड या वीक फील्ड लिगेंड का लोड लेना होता है आपको। बाकी D1 से D3 और D8 से D10 में कोई लोड नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड लिगेंड का। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें 3D सीरीज की, मेटल आयन की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, 3D सीरीज की अगर हम मेटल आयन की बात करते हैं, 3D सीरीज के मेटल आयन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए 3D सीरीज में मैं सबसे पहले +2 की बात करता हूं। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब इस तरीके का ना कि स्कैंडियम 2+, टाइटेनियम 2+, Fe2+, Mn2+, अगर इस टाइप का है मेटल आपका। ठीक है, 3D सीरीज में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला। तो रुकिए, पहले मुझे एक बार सीरीज पूरी लिखनी पड़ेगी एक ही लाइन में। F- Cl- Br- I- OH- H2O NH3 En Pr3। ठीक है, और एक ही लाइन में आना चाहिए चाहे जैसे। अब मैं छोटा लिख देता हूं थोड़ा सा। Pr3, इसके बाद आपका क्या हो जाएगा? Cn- CO और NO+। बढ़िया हुआ, एक ही लाइन में आ गया आपका। ठीक है, आप सुनिए, अगर आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब इस तरीके से Fe2+, Mn2+ ऑक्टाहेड्रल में, ठीक है, तो एक बात सुन लीजिएगा, हैरान हो जाएंगे। En तक वीक फील्ड लिगेंड होता है और यहां से यहां जो होता है ये आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अब आप खुद देख लीजिए, आप परेशान हो जाएंगे। यहां पर En तक आपका वीक फील्ड लिगेंड है और यहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। मतलब यहां पर क्या होगा, आपका डेल्टा O जो होगा पेयरिंग एनर्जी से कम होगा यहां पर। ठीक है, और वहां पर डेल्टा O ज्यादा होगा पेयरिंग एनर्जी से। और जैसे ही +2 के बाद हम लोग +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएंगे। ठीक है, मतलब जैसे Fe3+ है, CO3+ है, Ni3+ है, इस तरीके का दिया गया है। उस केस में क्या होगा, लाइन यहां आ जाती है। इतना जो है आपका, ये आपके हो जाते हैं वीक फील्ड लिगेंड और इतने जो है आपके
वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाते हैं। आप कहोगे सर लाइन आपने H2O के बीच से गुजार दिया, इसका क्या मतलब सर? इसका मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन डोनर का फ्लक्सोनियल बिहेवियर होगा यहां पर। कैसे? जितने भी आपके O डोनर वाले होते हैं, O डोनर लिगेंड्स, जैसे O2 माइनस हो गया, OH माइनस हो गया, H2O हो गया, ठीक है, या ऑक्सलेट हो गया, ठीक है, ये जितने भी ऑक्सीजन डोनर होते हैं, अगर यहां पर मान लो Mn3+ या Fe3+ आ जाता है, तो उस केस में ये जो बिहेव करते हैं वो एज ए वीक फील्ड लिगेंड बिहेव करेंगे। अगर Mn3+ के साथ या Fe3+ के साथ आपको कोई भी ऑक्सीजन डोनर मिलेगा तो वो एज ए वीक फील्ड लिगेंड बिहेव करेगा, लेकिन यही ऑक्सीजन डोनर अगर आपके CO3+ के साथ होगा तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बिहेव करेगा। याद रखिएगा, बहुत बढ़िया एक्सेप्शन है, पक्का है कि इसमें गायब हो जाएंगे आप। याद रखिएगा, CO3+ के साथ ऑक्सीजन डोनर मिलेगा, वहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के तरीके से बिहेव करेगा। अगर आपको H2O का होल 6 मान लीजिए कॉम्प्लेक्स मिल गया तो वहां पर आपको H2O को एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लेना पड़ेगा। लोग जनरली H2O को वीक फील्ड लिगेंड समझते हैं और कहानी खत्म वहीं पर, ठीक है, सारी गलती वहीं पर करके कहानी खत्म कर देते हैं अपनी। तो इसका बहुत ध्यान रखिएगा कि CO3+ जो होता है आपका, वो क्या होता है आपका, CO3+ के साथ अगर ऑक्सीजन डोनर लेंगे, जैसे H2O ले लिए, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तरीके से काम करेगा। ठीक है, ये हो गया आपका ऑक्सीजन डोनर का काम। ठीक, ये याद हो गया, आपको याद हो गया। ठीक, ये हो गया +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। याद रख लीजिएगा भाई, CO3++ ऑक्सीजन डोनर, और खासकर उसमें वाटर आएगा तो वाटर को हम लोग स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लेंगे। ठीक है, नहीं सब गलत करके चले आएंगे। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के केस में देखिए, अब आपकी हालत ही खराब हो जाएगी। देखिए तो सब जितना मैंने लिखा है सब के सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाते हैं, कोई वीक फील्ड लिगेंड बचा ही नहीं है। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? अच्छा, ये 3D सीरीज का था ना। अगर अभी मैं बात करूं यहीं पर, ये मिटा रहा हूं, ठीक है, वैसे नीचे वाली लाइन आपको अभी दिख जाएगी, उम्मीद करता हूं, क्योंकि यहां तक शो दिखता है। तो अगर मैं यही बात करूं 4D सीरीज की या 5D सीरीज के एलिमेंट की, ठीक है, जैसे 3D आपकी स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, ये सब जिंक तक होता है, वैसे ही 4D 5D होती, जो कि आपके कोई मतलब की नहीं, लेकिन तभी मैं बता देता हूं। 4D 5D सीरीज होगा, सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, उस केस में भी सब के सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ही है। ठीक है, अब आपकी हालत खराब हो गई यहां पर, आप सोच रहे होगे क्या सर ये क्या हो गया, कि मतलब मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट से सारा खेला चेंज होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, लाइन याद रखिएगा किस चीज के लिए क्या बनाया हूं। ये जो लाल वाली लाइन है ये आपके +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, काली वाली लाइन +3 के लिए है, और बाकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात है। अरे रे 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 रे, लिगेंड को नहीं मिटाना है, क्योंकि इसी में मैं आपका टेट्राहेड्रल भी निपटा के वीडियो खत्म कर दूंगा। ठीक है, Fe और यहाँ F-Cl-। ठीक है, अब यहीं पर मान लीजिए आपको मैं टेट्राहेड्रल आपसे डिस्कस करूं, तो टेट्राहेड्रल में तो बहुत सही है कि आपको सिर्फ D8 और D9 का लोड लेना है, और कहीं का लोड नहीं लेना है। ठीक है, कहां चेक करना है? सिर्फ D8 D9 में, बाकी सब वैसे ही होता है, हो स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड, उससे कोई फर्क नहीं, D8 और D9। तो अगर आप इसमें 3D सीरीज देखते हैं, ठीक, 3D सीरीज में अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं, ठीक है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो उस केस में क्या होगा? ये H2O तक जो है आपका, वो आपका वीक फील्ड लिगेंड होगा, और H2O के बाद से आपके सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाएंगे। ठीक, और अगर आपका ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो या +4 ऑक्सीडेशन स्टेट हो, या 3D सीरीज या 4D सीरीज, सॉरी 4D 5D सीरीज का कोई भी अगर आप मेटल ले लोगे, मतलब 3D सीरीज के +3 या +4 ऑक्सीडेशन स्टेट का, 4D या 5D सीरीज का कुछ भी ले लोगे, सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, सब के सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे। आप परेशान हो गए कि नहीं हो गए? आपने देखा होगा कि वही लिगेंड स्ट्रॉन्ग भी है, वही लिगेंड वीक भी है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होना, वीक फील्ड लिगेंड होना सिर्फ एक बिहेवियर है लिगेंड का, ना कि उसका टाइप है।
ठीक है, इस चीज को मैंने प्रूफ कर दिया आपसे। ठीक है, सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ध्यान दीजिएगा, H2O तक वीक फील्ड लिगेंड, उसके आगे सारा का सारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, बाकी +3 +4 4D 5D सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो उम्मीद करता हूं आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड सब समझ में आ चुका होगा। बाकी जो आपका क्वेश्चन था तो बहुत ही घटिया क्वेश्चन, उसको तो आप तुरंत ही देखकर ही सॉल्व कर देंगे और आंसर टिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको उम्मीद करता हूं सब कुछ समझ में आया होगा। लेंथ भले लंबी हो लेकिन आपको काफी, मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स ऑलमोस्ट कवर हो ही चुके हैं। मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है वो आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट आपका बच गया है। ठीक है, आइसोमेरिज्म छोड़ बाकी आपका सब कुछ कवर हो चुका है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, चीजें आपको कितना हेल्पफुल हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।